जय हिंद दोस्तों। इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और लास्ट के वीडियो में हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया और इससे आए हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सब क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो दो चार टॉपिक्स को मिक्स करके फ्रेम किए जाते हैं। उन क्वेश्चंस में भी दोबारा इन कंसेप्ट का जिक्र मिलेगा। और देखिए आपके बुक में इस बुक के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बाद जो अगला चैप्टर है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है और काफ़ी डिटेल में हमने कवर किया। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है तो छोटा टॉपिक, बट ढेर सारे सवाल फंडामेंटल ड्यूटीज़ से भी पूछे गए थे। तो उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पूरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट में आप जा करके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो अभी हमारा डिस्कशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे नहीं होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे कवर कर लिया है। और आई थिंक 30-40 PYQs हैं यूपीएससी के द्वारा जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसे भी हमने कवर किया। नाउ हम लोग बात करेंगे चैप्टर 10 की, जो कि डील करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। देखिए ये चैप्टर अगेन बहुत छोटा चैप्टर है बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। सिविल सर्विसेज 2022 में जो रिसेंटली हुआ उसमें भी यह पूछा गया है इस चैप्टर से क्वेश्चन। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं, तो काफ़ी ध्यान से आपको समझना है। और जो पीछे के लेक्चर्स है वो भी आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो ओवरलैप करते हैं। और जैसा हम करते आ रहे हैं इस चैप्टर के डिटेल से कंसेप्ट कवर करने के बाद इस पर आए हुए काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लाइव डॉक्यूमेंट कहा जाता है। लाइव डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे अप्लाई किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की सिचुएशन प्रिवेल कर रही है उसके अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रखा गया है। और देखिए हर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंडमेंट का प्रोविज़न देता है। अमेंडमेंट का प्रोविज़न क्यों नेसेसरी है? बिकॉज कंडीशन चेंज करती रहती है और नीड्स भी चेंज होता है टाइम टू टाइम, और उसे फुलफिल करने के लिए अमेंडमेंट का प्रोविज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। नाउ बात करते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो संशोधन की प्रक्रिया है, जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, वो डिफ़िकल्ट है या फिर इजी है। तो इसका आंसर है, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, मध्यम मार्ग को हमने अपने संविधान में लगभग हर जगह पे अप्लाई किया है। और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा नाइदर एज इजी एज ब्रिटेन नॉर एज डिफ़िकल्ट एज इन यूएसए। कहने का मतलब ये है कि ना ही बहुत ज़्यादा कठिन है ना ही बहुत आसान है। तो बहुत आसान किस देश में अमेंडमेंट करना है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में हमें पता है कि जो लॉज है वो बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेंगे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, और अमेंडमेंट करना काफ़ी सरल है। लेकिन यूएसए में काफ़ी डिफिकल्ट है अमेंडमेंट की प्रोसेस। इस पर भी हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे क्योंकि ये भी समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इंडिया के केस में दोनों का सिंथेसिस देखने को मिलेगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर फ्लेक्सिबल है ना ही रिजिड है। तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वैसी होती है जिनमें अमेंडमेंट करना काफ़ी आसान है, एग्जाम्पल ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होती है उनमें अमेंडमेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, एग्जाम्पल यूएसए। तो जो अमेंडमेंट का प्रोविज़न है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में देखने को मिलेगा। देखिए संविधान में 22 भाग हैं, 22 पार्ट है। इसमें से जो 20th नंबर का पार्ट है उसमें एक आर्टिकल है, केवल आर्टिकल 368, और इस आर्टिकल के तहत अमेंडमेंट की प्रोसेस देखने को मिलेगी। और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर amend by way of addition, variation or repeal any provision of the constitution in accordance with the procedure laid down for the purpose। यानी इस पर्पस के लिए जो प्रोसीजर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के एक्सरसाइज में एडिशन कर सकती है, वेरिएशन कर सकती है और किसी भी प्रोविज़न को रिपील कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती केस आपको नहीं भूलना है, जो कि 1973 में 24 अप्रैल 1973 में काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट निकल कर के आया केशवानंद भारती केस का, जिसके तहत यह कहा गया कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर के प्रोविज़न को अमेंड नहीं कर सकती, संशोधित नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के तहत कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं बेसिक स्ट्रक्चर में। एग्जाम्पल सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया, ओके, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो बेसिक स्ट्रक्चर के तहत देखने को मिलेंगे और इस पर सेपरेट चैप्टर है, उस टाइम पर हम काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे।
नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो सिंगल पेज है इससे 10-20 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं एग्जाम्स में, तो काफ़ी ध्यान से आपको इसे समझना है। देखिए, बात करते हैं कि जो संशोधन की प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो किस तरीके का देखने को मिलेगा। तो हमारे संविधान में जो अमेंडमेंट की प्रोसीजर है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग उसे समझते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एक बिल प्रस्तुत करना पड़ेगा आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, किसी में भी जो बिल है वो प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्टेट लेजिस्लेचर में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर के बिल नहीं लाया जा सकता, नॉट फॉर स्टेट लेजिस्लेचर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्या स्टेट लेजिस्लेचर में बिल प्रस्तुत किया जा सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने को लेकर के, तो इसका आंसर होगा जी बिल्कुल नहीं, नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर में आप समझ सकते हैं कि हर स्टेट की कॉम्पोजिशन वेरिएशन काफ़ी अलग है और इनफैक्ट ये पावर पार्लियामेंट के पास है, तो इस वजह से स्टेट लेजिस्लेचर में ये चीज़ें प्रस्तुत नहीं की जा सकती। हालांकि अभी हम देखेंगे कुछ प्रोविजन में स्टेट का योगदान है, अभी हम लोग आगे समझेंगे। और ये जो बिल है या तो मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या फिर प्राइवेट मेंबर के द्वारा। तो प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? जो मिनिस्टर के अलावा जो मिनिस्टर्स के अलावा जो एमपीज होते हैं वो प्राइवेट मेंबर कहलाते हैं। तो या तो प्राइवेट मेंबर या फिर मिनिस्टर, दोनों में से बोथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें दोबारा रिकॉल होंगी। आपको ध्यान ये रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि क्या प्राइवेट मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिल को प्रस्तुत कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल कर सकते हैं। और प्रायर परमिशन प्रेसिडेंट की लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बात भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया कि क्या प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिल को प्रस्तुत किया जाना है, तो इसका आंसर होगा नहीं। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है, जैसा कि हम देखते हैं अक्सर जो भी केसेस होते बिल के संबंध में कि किस तरीके से जो कोई भी बिल है वो लॉ बनता है, और वही प्रोसेस यहाँ भी देखने को मिलेगा। लोकसभा या फिर राज्यसभा में बिल प्रस्तुत किया जाता है, इसके बाद द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। ध्यान रखना है आपको, स्पेशल मेजोरिटी की बात की जाती है, और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है कि हाउस की टोटल मेंबरशिप और द मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी जितने हाउस में मेंबर प्रेजेंट हैं उनकी 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए और वोटिंग भी रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से स्पेशल मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिल को पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है या सिंपल मेजोरिटी की, तो आंसर होगा स्पेशल मेजोरिटी की। देखिए, मैं एक एक क्वेश्चन को इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि यही बातें आपके ध्यान में रहेंगी और इसी तरीके से स्टेटमेंट को फ्रेम किया जाता है। तो यहाँ पे अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप तो ये है कि प्रत्येक हाउस यानी लोकसभा या फिर राज्यसभा, जिस भी हाउस में बिल को प्रस्तुत किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर के, जिस भी हाउस में यह प्रस्तुत किया गया उनमें सेपरेटली पास किया जाएगा। और अगर दोनों हाउसेज में डिसएग्रीमेंट होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, मान लीजिए लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर के बिल प्रस्तुत किया गया, तो यहाँ से पास होने के बाद ये राज्यसभा में जाएगा और वहाँ पर भी सेपरेटली इसे पास होना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर डिसएग्रीमेंट होता है या डेडलॉक की सिचुएशन बन जाती है किसी प्रोविजन को लेकर के, तो भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के संदर्भ में जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन देखने को मिलता है, तो इसका आंसर है नहीं, जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं देखने को मिलता। फॉर द पर्पस ऑफ डेलिब्रेशन एंड पैसेज ऑफ द बिल, यानी बिल को पैसेज करवाने के लिए जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। और इसके पीछे की रीजन भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो। और अगर जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन होगा तो हमें पता है कि कोरम पहले देखना पड़ता है, 10% का जो कोरम होता है कि मिनिमम इतने लोग तो उपस्थित होने ही चाहिए। तो अगर आप लोकसभा में के केस में देखोगे तो 545 मेंबर है, यानी अप्रोक्स 55 मेंबर्स बनते हैं, जबकि राज्यसभा में 25। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोकसभा ऑलरेडी मेजोरिटी में है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि राज्यसभा को उतनी पावर यहाँ पे नहीं मिल पा रही है, इस वजह से जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। ओके, आई होप आपको ये रीजन क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन क्यों नहीं रखा गया है जब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की। नाउ मान लीजिए कि अगर जो बिल प्रस्तुत की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वो अगर हमारे फेडरल प्रोविजन को अमेंड करने के लिए सीक होती है, तो इसका मतलब है हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा रेक्टिफाई किया जाएगा सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। तो फेडरल प्रोविजन क्या होता है?
तो अगर आप फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच के फ़र्क को समझते हैं तो काफ़ी आसानी से आप इस रीज़न को भी समझ लेंगे कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हमारे किसी फेडरल प्रोविज़न को अमेंड करने के लिए प्रस्तुत की जाती है तो क्यों हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा सिंपल मेजोरिटी के थ्रू से रेक्टिफाई कराना नेसेसरी होता है। तो देखिए, फेडरल गवर्नमेंट के तहत दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट दो लेवल पे। और जो पॉलिटिकल पावर है वो डेफिनेटली शेयर होगा बाय टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी स्टेट और सेंटर के बीच। और यहाँ पे फेडरल जो गवर्नमेंट होती है उनमें कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और कोडिफाइड देखने को मिलता है और टू डिफरेंट लॉज देखने को मिलते हैं, सेंटर के अलग और स्टेट के अलग। जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में अगर आप देखें तो इसमें केवल एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, सेंट्रल लेवल पे। पॉलिटिकल पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डेफिनेटली होल्ड किया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेक्सिबल देखने को मिलेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर फेडरल प्रोविज़न के किसी पार्ट को अमेंड किया जाएगा तो इसमें जो प्रोसेस है वो ये है कि जो दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास हो जाने के बाद ये हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाएगा और ये सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास करेंगे, तब ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो डेफिनेटली जो प्रोसेस होती है बिल से लॉ बनने की वो फॉलो की जाएगी और दोनों हाउसेज से पास हो जाने के बाद, और अगर फेडरल प्रोविज़न को सीक करती है तो स्टेट लेजिस्लेचर से भी रेटिफाई होने के बाद जो बिल है वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी फॉर एसेंट। ओके, एसेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास जाती है। द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये है, आपको ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट को मस्ट एसेंट देना ही पड़ेगा। ही कैन नाइदर विथहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल नॉर रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है क्योंकि प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बिल है जो कि लॉ बनने जा रही है वहाँ पे। तो इस केस में, और ये चीज़ कहाँ से आपको देखने को मिलेगी, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत इसे ऑब्लिगेटरी बना दिया गया प्रेसिडेंट के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में उन्हें एसेंट यानी सहमति देनी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न। तो यहाँ पे हमारी प्रक्रिया समाप्त हो गई है। डेफिनेटली प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद बिल एक्ट बन जाएगी और इस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहलाने लगेगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट की, और इसके साथ ही हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट के तहत हम देखेंगे कि किस टाइप के अमेंडमेंट्स देखने को मिलते हैं। और इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी सारे सवाल इस टॉपिक से पूछे गए हैं। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने राय अथवा विचार कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।